हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का जो प्री होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम जल्दी ले लिया जाएगा। हो सकते हैं अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम ले लिया जाए, पीटी एग्ज़ाम। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो सेट है ये यूनिक पब्लिकेशन का सेट है। तो आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आज इस सेट में हम लोग जीके और साइंस का प्रैक्टिस करेंगे। और जल्द ही दोस्तों रीजनिंग और मैथ का सेट भी अलग से डाला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है। तो तिब्बत जो कि चाइना में पड़ता है दोस्तों, ये उसके मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है या उद्गम स्थल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तीनों नदी जो है दोस्तों वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। इसमें जो सतलज नदी है ये मानसरोवर के पास राकस ताल झील से निकलती है। तो इसको भी याद रखेंगे, सतलज कहाँ से निकलती है तो राकस ताल झील से। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। और सिंधु जो है ये बैखुर के निकट से निकलती है, ठीक है। बैखुर चू बोलते हैं उसको, वहाँ से निकलती है सिंधु, ठीक है। तीनों जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। तो अलग अलग भी याद रखेंगे और ऐसे भी याद रखेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है, हुंडरू प्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों वो कहाँ पे निर्मित है तो वो निर्मित है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पे निर्मित है। किस नदी पे निर्मित है तो स्वर्णरेखा नदी पे निर्मित है। और ये कहाँ पे है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड में बहती है। और ये हुंडरू जलप्रपात ये रांची में स्वर्णरेखा नदी पे है। कहाँ पे है तो रांची में है। रांची कहाँ पे है दोस्तों, झारखंड की राजधानी है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों मतलब गवर्नमेंट का क्षेत्र, मतलब गवर्नमेंट क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट की कंपनी। कौन सा तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंपनी है जो गवर्नमेंट का नहीं है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। राउरकेला स्टील संयंत्र ये गवर्नमेंट की कंपनी है। दुर्गापुर स्टील संयंत्र ये भी वेस्ट बंगाल में है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। लेकिन टिस्को जो है दोस्तों, टिस्को ये जमशेदपुर में है और ये किसका है तो ये टाटा का है। तो ये दोस्तों है ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है दोस्तों वो है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा कितनी है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूछे किस राज्य के साथ भारत की तटरेखा सबसे लंबी है तो सबसे लंबी तटरेखा जो है दोस्तों वो गुजरात की है, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और याद रखेंगे, जो हमारी स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सा है जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन है तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है वो नकदी फसल में नहीं आता है। गेहूं जो है दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। बाकी कपास, गन्ना और जूट ये तीनों जो है दोस्तों ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादक मतलब उत्पादन करता है और उपभोक्ता मतलब उसका उपभोग भी करता है। तो वो किसका करता है तो दोस्तों भारत चाय का जो है दोस्तों दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और उपभोक्ता भी है। पहले नंबर पे अगर बात करें तो पहले नंबर पे जो है दोस्तों वो है यूएसए पहले नंबर पे है, अमेरिका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। भारत और श्रीलंका को जो विभाजित किया गया है दोस्तों वो पाक मरुस्थल जल मरुस्थल के द्वारा विभाजित किया गया है, ठीक है। और ये जो देखेंगे यहाँ पे आसपास श्रीलंका है और यहाँ पे दोस्तों पाक मरुस्थल है जिसके थ्रू भारत श्रीलंका से अलग होती है। और ये तमिलनाडु राज्य में है। इस साइड जो पड़ता है ये तमिलनाडु राज्य है भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र या फैक्ट्री जो लगा था दोस्तों, ये लगा था रानीपेट में। और रानीपेट कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे लगा था सबसे पहले उर्वरक का संयंत्र लगा था। और कब लगा था? तो 1906 ईस्वी में लगा था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है दोस्तों वो है मुंबई। 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई जो है दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे दिल्ली है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कोलकाता। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महाद्वीप जो है, हमारे महाद्वीप में सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा एशिया है। तो फर्स्ट पे जो है वो कौन है? तो एशिया है। और हमें यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। और वहीं अगर पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसको भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों पॉइंट आप लोग जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? साफ रात जो होता है मेघीय रात के अपेक्षा, जो मेघ लगा हुआ रात होता है उससे अधिक ठंडा होता है। कौन सा? तो साफ रात। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है विकिरण के कारण। विकिरण के कारण क्या होता है दोस्तों? विकिरण के कारण पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो विकृत होकर अंतरिक्ष में चली जाती है, जिसके कारण पृथ्वी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसीलिए मेघीय रातों की अपेक्षा साफ रात जो है ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? अगला है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होती है? नहीं, ये गलत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो जाड़े में होती है। भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो जाड़े के टाइम में होती है। ठीक है, मानसून क्षेत्र में वर्षा, मानसून क्षेत्र में भी दोस्तों पूरे साल वर्षा नहीं होती है। एक टाइम है जैसे मई जून के समय में ही मानसून आती है हमारे भारत में, और उस समय वर्षा होती है। तो एक पूरे साल नहीं होती है, बस मानसून के टाइम में ही होती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जाड़े में वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। आप सभी लोग को याद होगा कि 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? गांधी जी का मीटिंग हुआ था इरविन के साथ। और इसमें ही दोस्तों ये फैसला लिया गया था कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और इसी समझौता के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी जो है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर नदी। और ये जो निकलती है दोस्तों झारखंड में पलामू के पास से निकलती है। ठीक है, झारखंड में एक जगह है पलामू, वहीं से निकलती है कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। खरीफ फसल जब भी याद रहे तो खरीफ को आप लोग याद रख सकते हैं किससे? तो धान से। धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और धान की जो बुआई होती है कब होती है? वर्षा ऋतु में होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अभी वर्षा ऋतु चल रही है, अभी धान की बुआई हो रही है। तो धान की बुआई जो होती है, तो खरीफ फसल की जो बुआई होगी वो वर्षा में होती है। कुछ खरीफ फसल का उदाहरण आपको बता देते हैं जिसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया। ये सभी जो है दोस्तों खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। और इसकी जो बुआई होती है वर्षा के समय होती है। ठीक है, मई जून में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा का पहला बैठक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दूसरा बैठक जो हुआ था वो 11 दिसंबर को हुआ था, दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला मीटिंग हुआ था और इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का वो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये टेम्प्रोरी अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरे जो संविधान सभा का बैठक हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अस्थाई सदस्य के रूप में चुन लिया गया था संविधान सभा का। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। अस्थाई सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति डैश से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, वहीं दोस्तों कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई थी जिससे मेनली गेहूं के उत्पादन में फायदा हुआ था, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है। वित्तीय बिल या फिर इसी को धन विधेयक बोलते हैं। वित्तीय बिल या धन विधेयक ये जो प्रस्तावित होती है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदन में, दोनों सदन के संयुक्त सत्र में। तो वित्तीय बिल जो है दोस्तों ये केवल लोकसभा में क्या होती है? प्रस्तावित होती है। और पूछे किस आर्टिकल से ये प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 109 में ये प्रावधान किया गया है। कई बार ये आर्टिकल भी पूछा जाता है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 109 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक पे केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो पूछ रहा है किस आर्टिकल में वर्णन है। तो ये जो वर्णन है दोस्तों आर्टिकल आपको 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक जो है दोस्तों वो क्या भारत के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अगर पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये बनारस ही में है। और इसकी जो स्थापना किया गया था ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापना किया गया था, 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत की संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है दोस्तों आर्टिकल 40 के तहत ही दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन का बात किया गया है। और आर्टिकल 40 जो आता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। और ये जो है दोस्तों सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया था वो राजस्थान के नागौर जिला से आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है इसका? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों वो क्या करता है? तो वो करता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी राज्य का जो भी कानून होगा उसको अवैध घोषित कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। इसी का अर्थ है न्यायिक पूर्वावलोकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वो कहाँ पे वर्णित है? तो ये है दोस्तों वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और ये मूल रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 38 के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि राज्य के कल्याण के लिए विभिन्न संस्था का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर दोनों का जो निर्वाचन होता है वो होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो उसका निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर, साथ ही दोस्तों अगर डिप्टी स्पीकर पूछे तो उसका भी निर्वाचन होता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये दोस्तों आर्टिकल 93 के तहत इसके निर्वाचन का बात किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो वो हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, महाभियोग लाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है, किसका? महाभियोग का। ठीक है, इसके द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा इसको हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो आप लोग कई बार देखे होंगे, जैसे बंगाल में हुआ था, ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन इस केस में ये होता है कि आपको 6 महीने के भीतर आपको किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 महीना। कोई भी मंत्री शपथ ले सकता है अगर वो हार भी जाए तो, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदस्य, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो सेंट्रल में, या फिर अगर राज्य में है तो विधानसभा में, या फिर विधान परिषद का वो सदस्य 6 मंथ के अंतर्गत अंदर ही अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो मंत्री पद है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा मंत्री पद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत का प्रजातंत्र जो है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये किस पे आधारित है? कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं हर 5 साल पे वोट के द्वारा जनता सरकार को चेंज कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल सही है। बाहरी आक्रमण के आधार पे, ये भी सही है। युद्ध के आधार पे, ठीक है। तो तीनों दोस्तों सही है। तीनों के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसका जो वर्णन है दोस्तों वो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। और वो 3 तरीके से, जब भी हथियारबंद विद्रोह हो हमारे देश में तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बाहरी आक्रमण, किसी देश के द्वारा अगर हमारे देश पे आक्रमण कर दिया जाता है, या युद्ध के आधार पे किसी देश के साथ युद्ध होने लगता है तो इसमें भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, तो इसमें पूछ रहा है दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है जहाँ लोकसभा का सबसे ज़्यादा सीट है। पहले नंबर पे है दोस्तों यूपी में दोस्तों लोकसभा का 80 सीट है। इसलिए बोल दिया जाता है कि अगर आप लोग यूपी जीत गए तो आधा सीट जीत गए। ठीक है, 80 सीट जो है यूपी में है। उसके बाद बात करें, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र में लोकसभा के जो सीटें हैं दोस्तों वो 48 सीट है। देख रहे हैं कितना अंतर है यूपी में और महाराष्ट्र में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 सीट है। वहीं बात करें बिहार में, तो बिहार में 40 सीट है लोकसभा में। तो ये सारा याद करेंगे और बिहार का तो बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग जो है दोस्तों एक परामर्शदायी संस्था है। ये एक परामर्श देने का काम करता है। इसके 2 अध्यक्ष होते हैं। वो अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं। जो देश के पीएम होंगे वही नीति आयोग होंगे। नीति आयोग का स्थापना जो किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कई बार ये डेट एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था जब बीजेपी की सरकार बनी थी। इससे पहले नीति आयोग योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और योजना आयोग में क्या था कि योजना आयोग में 5 साल के लिए कार्यक्रम बनाया जाता था, प्लानिंग बनाया जाता था। लेकिन नीति आयोग का जो कार्यकाल होता है वो केवल 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नीति आयोग में और योजना आयोग में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है? तो भारत में जो है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ पे मिश्रित का अर्थ होता है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर, दोनों का योगदान होता है। किसमें? तो हमारे देश के अर्थव्यवस्था में दोनों का बराबर स्थान है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। तो इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में जो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? तो भारत सरकार का जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर। इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों वो आयकर और क्या आता है? नियमित कर, नगर कर, ठीक है, निगम कर, सॉरी। इसमें आता है क्या क्या? आयकर,
इनकम टैक्स और निगम कर, ठीक है। इसका जो दोस्तों परसेंटेज है लगभग 55% जो आता है भारत सरकार के पास आय, वो इसी के आता है, प्रत्यक्ष कर से ही आता है। इसके अंतर्गत आता है आयकर, निगम कर, जो भी टैक्स लगता है वो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस क्षेत्र में? तो भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत की ही है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है दोस्तों ये असम के जोरहट में पड़ता है, जोरहट डिस्ट्रिक्ट में, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये असम राज्य में आता है और असम के जोरहट जिला में आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार डिटेल में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ये बुक जो है दोस्तों इसके लेखक हैं द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इसके जो लेखक है दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। इसमें जैव विकास का मत दिया गया है। ये जो पुस्तक है वो किस मत पर आधारित है? तो जैव विकास के मत पे आधारित है। तो कई बार पूछा जाता है कि डार्विन का जो बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस मत पे आधारित है? तो ये जैव विकास के मत पे आधारित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो जमींदारी प्रथा, हम सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में क्या था? जमींदारी प्रथा था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। कब बनाई? तो 1945 ईस्वी में एक कमेटी बनाई, जिसके तहत जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, ठीक है। अगला है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली जो है दोस्तों वो कहाँ की नृत्य है? तो कथकली जो है दोस्तों वो केरल की नृत्य है। वहीं बात करें अगर कथक की तो कथक रहेगा, तो कथक जो है दोस्तों यूपी का नृत्य है, और कथकली जो है दोस्तों वो केरल का है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। एक्चुअली गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा पे आते हैं। यहाँ पे किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी। अंग्रेज़ों ने 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती को करना अनिवार्य कर दिया था। इसी को दोस्तों 3 कट्ठिया खेती बोला जाता है। मतलब 20 कट्ठा जो कि 1 बीघा होता है, 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। इसी को बोला जाता है 3 कट्ठिया प्रणाली, और इसी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी चंपारण यात्रा पे आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कब? 1858 में, अगस्त में, ठीक है। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये पूछे अगर किसके समय हुआ था दोस्तों, तो ये जो हुआ था वो हुआ था 1858 में करजन के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान जो है डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में जो है भारतीय रेगिस्तान स्थित है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में अगर भारत का नक्शा आप इस तरीके से देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र ये पूरब हो जाएगा, और इस साइड पश्चिमी, इधर ही दोस्तों क्या आता है? राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, ये सारा जो है रेगिस्तान वाला क्षेत्र किधर आता है? पश्चिमी क्षेत्र में। तो ये इधर अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से पृथक किया गया था कब? 1912 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में बिहार को
बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था और 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। 1911 में जब बंगाल से अलग किया गया था तो उस समय बंगाल और उड़ीसा एक साथ थे और एक राज्य कहलाते थे बिहार के नाम से, लेकिन बाद में 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग कर दिया गया था बिहार को। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1916 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 1917 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसको पटना यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना अगर पूछे तो 1917 में, और 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, और कब दिया गया था? तो ये 1929 ईस्वी में भगत सिंह जब दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं तो उसी समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं, ठीक है, पहली बार। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर जो बोला जाता है दोस्तों वो बोला जाता है रोम को। रोम को बोला जाता है 7 पहाड़ियों का शहर, और एक और नाम से रोम को जाना जाता है, पोप का शहर भी बोला जाता है। रोम को क्या बोला जाता है? पोप का शहर। वहीं बात करें शिमला को बोला जाता है 7 पहाड़ियों का सहचर। 7 पहाड़ियों का अगर सहचर पूछे तो हो जाएगा शिमला, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 7 पहाड़ियों का सहचर पूछे तो शिमला, और 7 पहाड़ियों का शहर पूछे तो रोम। पोप का शहर भी है रोम। वहीं न्यूयॉर्क को दोस्तों न्यूयॉर्क को बोला जाता है गगनचुंबी इमारतों का शहर। न्यूयॉर्क को क्या बोला जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मीठे पानी का झील नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है मीठे पानी का झील। डल झील जो है दोस्तों ये मीठे पानी का झील है, लोकटक भी है, बारा पानी भी है, लेकिन सांभर झील जो है दोस्तों ये खारे पानी का झील है। खारे पानी का झील है कौन? सांभर। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है? इसमें कौन एक फलीदार फसल है? तो इसमें फलीदार फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों दाल। दाल जो है दोस्तों वो फलीदार फसल है, बाकी सभी जो है वो फलीदार फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली शहर जो है दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। दिल्ली पूछे या फिर आगरा पूछे, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दिल्ली किस शहर के किनारे है? आगरा भी, और दिल्ली और आगरा दोनों जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। साथ ही गंगा के किनारे बहुत सारी शहर है, जैसे कि कानपुर पूछा जाता है गंगा नदी के किनारे। पटना तो है ही दोस्तों गंगा नदी के किनारे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो है गोमती नहर के किनारे जो है वो यूपी की राजधानी लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो स्वीकृत संख्या है दोस्तों वो है 34। इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश है, मतलब चीफ जस्टिस है, और 33 जो है अनजस्टिस है, ठीक है। दो टोटल कितने हो गए? 34 जो है सर्वोच्च न्यायालय में इस समय न्यायाधीश की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जाति संगाई है। संकटग्रस्त जाति संगाई जो है दोस्तों वो कौन है? तो ये दोस्तों मणिपुरी हिरन है। क्या है? मणिपुरी हिरन है। संकटग्रस्त जाति मणिपुरन हिरन जो है उसको क्या बोला जाता है? संगाई बोला जाता है, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि संगाई जो हिरन है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों मणिपुर में, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो साइंस से है। यहाँ तक जीके का क्वेश्चन था, अब हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। अगला तो इस क्वेश्चन क्या है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कमरे में रखे जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है उसका अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो उससे क्या होगा? क्या आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। आप अपने रेफ्रिजरेटर के माध्यम से तापमान ठंडा कर सकते हैं? नहीं, ठंडा नहीं होगा।
अतः अंत कमरे की थोड़ी गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब भी हम रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो उससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बाहर निकलता है और इसके कारण क्या होता है, हमारा कमरा ठंडा हो जाता गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से। पिंच ब्लेड जो है दोस्तों, ये पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है, लेकिन इसमें दोस्तों अल्प मात्रा में रेडियम भी होता है। तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाएगा? पिंच ब्लेड से। वहीं हेमाटाइट जो है दोस्तों, ये लोहे का अयस्क है, इससे लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो किस पे आधारित है? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। वहीं नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, वो किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे। सूर्य में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य में कौन सा संलयन होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम में होता है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम में होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है दोस्तों, वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O का। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 1 मोल का फार्मूला होता है हाफ H2O। चूँकि यहाँ ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका देखिए 1 मोल का जो होता है वो क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये होता है दोस्तों 1 मोल का, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हाफ H2O नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 मोल का अगर निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CaSO4 और हाफ कट जाएगा तो हो जाएगा H2O। तो देखिए अब आपको ऑप्शन मिल गया होगा। ये जो है दोस्तों घुमा दिया क्वेश्चन को, ये 2 मोल का पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 मोल वैसे फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ये 1 मोल का होता है, लेकिन यहाँ 2 मोल का ऑप्शन में दे के पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू जो है दोस्तों वो खट्टा होता है, किसके कारण? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण नींबू खट्टा होता है, ठीक है। वहीं बात करें टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है ये विनेगर में पाया जाता है, या सिरका भी बोलते हैं उसको, विनेगर या इसी को सिरका बोलते हैं। ये एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु एक है। वायु क्या है? तो वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसमें सबसे ज़्यादा 78% क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और इसके अलावा भी दोस्तों बाकी सब गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है? तो विरंजक चूर्ण के लिए पूछ रहा है कौन सा असत है। तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन कौन सा असत है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा जल से अधिक विलय। विरंजक चूर्ण जो है दोस्तों जल में विलय होता है, लेकिन अधिक विलय नहीं होता है, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही है। विरंजक चूर्ण जो होता है पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक भी होता है, और तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित भी करता है। तो विरंजक चूर्ण का ये तीनों प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु जो है दोस्तों वो मिश्रण है किसका? तो पारद धातु जो है वो है मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु जो है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार क्या है? तो कोयले जो नॉर्मली यूज होता है वो बिटुमिनस कोयला यूज होता है, लेकिन सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। इसमें 90% क्या होता है? कार्बन होता है। वहीं बिटुमिनस जो होता है इसमें 70% लगभग 60 से 70% क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है, मतलब कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जाते हैं? तो ये प्रक्रिया कहलाता है दोस्तों स्कैनिंग। स्कैनिंग प्रक्रिया के द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति को उत्पादित किया जाता है। सॉरी, स्कैनिंग नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्लोनिंग। गलती हो गई, क्लोनिंग बोला जाता है इसको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। सोने का आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है Au। Au जो है दोस्तों वो सोने का आणविक सूत्र है, और Ag जो है दोस्तों चांदी का आणविक सूत्र है। वहीं बात करें Al जो है वो एल्यूमिनियम का आणविक सूत्र है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। तो जल का परिवहन कौन करता है? जौ से जल और ज से जाइलम, इसको याद रखेंगे। जाइलम जो है वो जल और साथ में खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। और ये जल और खनिज लवण पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जड़ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी का जो कॉलोनी होता है, मधुमक्खी के छत्ते में देखे होंगे बहुत सारे मधुमक्खी होते हैं, तो उसके कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को जो पहचानते हैं वो किसके द्वारा पहचानते हैं? तो वो पहचानते हैं आपको किसके द्वारा? तो नृत्य के द्वारा। मधुमक्खी जो नृत्य करते हैं उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं दूध का दांत जिसको बोला जाता है, उसकी संख्या होती है दोस्तों 20 दांत जो होती है 2 बार विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? तो दोस्तों खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 29 होती है। वहीं पे दोस्तों कपाल में, अगर कपाल में पूछे तो कपाल में 8 होता है, और कान में पूछे, कर्ण में दोस्तों 6 में। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। तो आधुनिक मनुष्य जो है उसका पूर्वज कौन है? तो क्रोमग्न मानुष जो है अभी के जो मनुष्य है उसका पूर्वज है। अगला क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कहाँ से? तो वो मिलता है दोस्तों किससे? तो बीजों से और कटा तना दोनों से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। बीज से भी और कटा तना दोनों से। कई बार देखते हैं क्या करते हैं, पौधा लगाना होता है तो बीज रोपते हैं, या फिर किसी पौधे का क्या जैसे फूल लगाते हैं तो तना ही रोप देते हैं। तो दोनों क्या करता है? माँ पौधे की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जीके का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आगे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मैथ का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और उसको कराएंगे, और रीजनिंग का भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल से सब कुछ ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली एक सेट का प्रैक्टिस किया जाएगा एग्ज़ाम तक, BSSC के एग्ज़ाम तक। अभी यूनिक का सेट चल रहा है, इसके बाद दूसरे पब्लिकेशन का सेट आएगा तो उसको भी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।